नमस्कार। आप सभी के इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से देश में जो राजनीति जो घटना घटती है उसको लेके हम हर रोज़ एक शाम को कार्यक्रम करते हैं और इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए जीएसटीवी के वरिष्ठ पत्रकार अनिल भाई पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पे। धन्यवाद राहुल। सर, बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में हर एक चीज़ में आगे रहती है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रचंड बहुमत जीतने के बाद भी भाजपा सीएम तय करने में सर डिले क्यों कर रही है सर? ऐसा तो क्या मामला पेच फंसा हुआ लगा ना सर, पूरे देश को लग रहा है। और आपको हमको क्या बताया जा रहा था, ये लोग क्या बता रहे थे कि 23 तारीख को जो है परिणाम आएंगे, 26 तक ले लेना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यही सब बता रहे थे ना। ये सब अब नहीं हो रहा है राष्ट्रपति शासन। मतलब बीजेपी, उनके राज्यपाल और उनका पूरा तंत्र वो ऐसे ही काम करता है। आपको हमको कुछ अलग चीज बताता है और खुद वो अपने हिसाब से सब नियम बनाता है और उसी में खेलता है। सबको लगा सर, देश में सभी को लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पहली बार 23 को परिणाम आ गए, 29, 30 और 1-2 को और हो सकता है 4 को लिया जाए शपथ। कहाँ लिया जाए, उसकी तैयारी, किसको बुलाना है, ये सब नक्की है उनका। मात्र कहते हैं गुजराती में मूर्तिया, वर नक्की नहीं हो पा रहा है। वर भी कैसा, सुवर वाला सुवर नहीं, सुवर आज्ञाकारी वर, ऐसा वर जो दिल्ली की बात माने। देखो, अलग अलग पैंतरे चले। सबसे पहले सरेंडर कौन हुआ? तो सबसे पहले सरेंडर होने वाले में थे अजीत दादा पवार जी। ठीक है, 40 सीट लाए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये दिल्ली जो मानेगी वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये बात कि जो 40 सीट आई है वो भी दिल्ली की मेहरबानी से आई है, वरना उनकी औकात, खुद जब अपनी पत्नी को लड़ा रहे थे वो 4-6 महीने पहले, जहां बारामती से उनकी वाइफ लड़ी, उस बारामती से लगभग 40 से 50 हजार जो मतों का गड्ढा था, उस विधा बारामती की बात कर रहा हूं जी। तो 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि वहां से वो प्रचंड बहुमत से जीते? उनको मन में ये पता है कि ये मेरी देन नहीं है, ये दिल्ली ने जो सब कुछ हंगामा किया, जो किया, उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जो किया वो सबको पता है, आपके दर्शकों को भी पता है किस बारे में बात कर रहा हूं। वो सब चीजें हुई, उसमें से उनको 40 आई जी। वही हालत आप एकनाथ शिंदे की देख लीजिए। एकनाथ शिंदे 1-2 दिन पहले ही बोल चुके कि भैया हम तो नहीं है जो दिल्ली करेगा। बावजूद इसके वो कल दिल्ली गए, मीटिंग हुआ, फोटो आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे का कैसा चेहरा गिरा हुआ था। आज महायुति की बैठक होने वाली थी, आपको पता है, महाराष्ट्र में टल गई, सीधे वो सतारा निकल गए अपने गांव। बताया जा रहा है सर सूत्रों से कि बीमार हो गए। मतलब देखो, कोई बीमार हो जाता है यार, हम भी बुरी खबर सुन के हम भी बीमार हो जाते हैं। इच्छित अगर चीजें नहीं होती, क्योंकि बीमारी का ताल्लुक हमारा मानसिक होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग व्हील पावर की जरूरत है। अभी तक जब उनको लगता था कि मैं पछाड़ दूंगा अपनी 52-54 सीट से 130-132 वाली बीजेपी को, अभी तक उनको लग रहा था जैसे दांव पेंच कर रहे थे। दिल्ली गए, दिल्ली में फैसला होगा, भैया आप भी नहीं है और वो भी नहीं है, क्या लेना चाहते हो आप बता दो। सर शिंदे के सर सवाल में वही मैं जोड़ना चाहूँगा। सर, ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रालय दिया जाएगा या तो फिर डिप्टी सीएम, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी मैंने बताया कि सूत्रों से हमको मालूम चला है कि उनकी तबीयत खराब, तो सर वो तबीयत खराब है या रूठे हुए हैं? नहीं, देखो मैं बात बताऊँ, तुमने टोका, बात कट गई, मैं पूरी बात करूँगा जी। उनको वहां बुलाया गया, दोनों को, अजीत दादा पवार को और जो सूत्र हमारे कहते हैं उनको बुला के कहा गया कि भैया आप लोग मंत्रालय नक्की कर लो, डिप्टी सीएम हम दे देंगे आपको। तो क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? सवाल पहला ये था। तो नहीं बनेंगे। उनको कहा चिंता मत करो, हमको केंद्र में ले आएंगे। बोले नहीं, हमको केंद्र में भी नहीं आता है, आना है। उन्होंने मांगा था, कहा जाता है कि उन्होंने मांगा था कि हमको अध्यक्ष पद चाहिए जी, आप डिप्टी सीएम पद मत दीजिए। क्यों? उनको डर है कि अगर अध्यक्ष पद जो है विधान मेरा रहेगा तो कल उठ के ये लोग मेरी पार्टी नहीं तोड़ सकेंगे जी। समझो, जैसे हमने शिवसेना में से तोड़ा, अपने आप को अलग किया और आज 50-54 सीट के साथ मैं हूं, तो कल उठ के बीजेपी कहीं मेरी ही पार्टी न तोड़ ले, इस बात की बात हुई होगी। वहां अमुक मंत्रालय, जो कद्दावर मंत्रालय हो, वो बीजेपी ने अपने पास रखे होंगे और बोला होगा भाई हम आपको जो सब्सिडरी मंत्रालय हैं वो आपको देंगे, दोनों को।
अजीत दादा पवार पहले ही सरेंडर हो चुके थे, उनको लगता था कि कहीं वित्त मंत्रालय फिर से हमें ना दिए, मतलब हम ही दे दिया जाए तो अच्छी बात है, कम से कम हमारा कॉलर तो रहेगा अच्छा कि देखो हमने वफादारी की दिल्ली के साथ। और अब समझिए अगर अब माइनस मान कर चलिए कि अगर माइनस हो जाते हैं एकनाथ शिंदे तो अजीत दादा पवार के समर्थन से आराम से सरकार चलेगी। नुकसान किसको है? स्वाभाविक एकनाथ शिंदे को। अब इससे भी बड़ी ब्रेकिंग आपको बताता हूं। अभी तक सब बताया जा रहा था कि भाई देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ, सीएम के पोस्टर लग गए, आरएसएस सहमत है, सब कुछ है। भैया बीजेपी को तो सबसे ज्यादा सीटें मिले ही हैं जी। वो कैसे मिली है वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से एपिसोड करना पड़ेगा 3-4 घंटे का जी। लेकिन मिली है, सरकार बना रहे हैं। अगर सवाल ये उठता है कि देवा भाऊ नक्की हैं तो मुझे नाम क्यों घोषित नहीं हो रहा है? समझे ना, पहले आया कि भाई विनोद तावड़े हो सकते हैं, उनके ओबीसी की चेहरे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अब जो नाम आ रहा है, मैं आपके दर्शकों को पहली बात बता रहा हूं, मुझे एक आरएसएस के सूत्र ने ये बात बताई है। उसने कहा कि कुछ समय पहले वो व्यक्ति जो है वो अमित शाह के नजदीक भी है, मिला भी है, अमित शाह उसको अच्छी तरह जानते भी हैं और अमित शाह के लिए वो रबर स्टैंप का काम करेगा भी। अमित शाह या वो ऐसा ही चाहते हैं जैसे कि हमारे गुजरात की बात करें तो गुजरात में जैसे भूपेंद्र पटेल हैं, वो ऐसे ही चाहते हैं जैसे भजन लाल हैं, वो वैसे ही चाहते हैं जैसे छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है या दूसरी जगह है, वो वैसे ही चाहते हैं कि सुबह उठ के पूछे सर सुबह हो गई, बिस्तर के नीचे पैर रखूं क्या? तो सर बोलेंगे हाँ रख दो, कोई बात नहीं। सर पहला रखूं कि दूसरा? तो सर अच्छा पहला रखो। सर मेरा वाला राइट कि आप वाला राइट सर? मतलब वो ऐसा आदमी उनको चाहिए जी। जो दिल्ली के इशारे पर वो सब चीज करे जो दिल्ली चाहता है। साथ में उनको ऐसा आदमी भी चाहिए जो आरएसएस का भी मन रख सके, समझो। तो अभी तक इस खाके में कौन फिट होता था? देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण थे, ठीक है, आरएसएस करीब थे। अब अपने जादुई पिटारे में से दिल्ली दरबार एक नाम खोज के लाया जो ऑलरेडी एमओएस है वहां पर, उसका नाम है मुरलीधर मोहोल। याद रखिए, आपके दर्शकों को बताऊं, याद रखिए मुरलीधर मोहोल कौन है वो? तो वो पुणे में पूर्व क्या कहते हैं वो मेयर वहां के रह चुके हैं जी। भाई 1992-93 से वो सक्रिय राजनीति में हैं, 50 साल के हैं। लेकिन देखो ये समझ के चलिए 50 साल के में राजनीति में लोग यंग ही कहा जाते हैं जी, समझे ना। तो उनका नाम है, वो एमओएस हैं, तो स्वाभाविक है वो दिल्ली दरबार के करीब भी हैं और कहा जाता है कि वो आरएसएस से भी बहुत करीब हैं, राष्ट्रवादी हैं, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए लिखी जाती हैं। और वो पांचजन्य में भी लिखते थे, मतलब ऑर्गेनाइजर जो है उसमें भी लिखते थे, अच्छा नाम है, गुड बुक में, और वो ब्राह्मण भी हैं, समझो आप। जैसे बात आई थी कि वसुंधरा के सामने कोई लाया जाए, कोई तो दिया कुमारी आई, लेकिन बाद में वो पसंद थी हमें मोदी जी की, लेकिन बाद में यहाँ पर नाम बदल दी गया। वैसे ही अलग अलग नाम आए, लेकिन अभी सबसे लो प्रोफाइल नाम जो है ये मुरलीधर जो है मुरलीधर मोहोल, उनका नाम सबसे आगे वहां की राजनीति में चल रहा है कि सबसे लो प्रोफाइल भी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के करीब भी हैं, और यस मैन या गुड मैन की परिभाषा में वो आते हैं। और आरएसएस ने जो खाका बनाया था कि भैया हमको चाहिए तो ऐसा आदमी चाहिए, 2x2x2x3x4 ऐसा, तो 2x2x2x3x4 में ये आदमी सेट होता है। ये सांसद भी हैं, अच्छे मतलब गुड लुकिंग भी हैं, पसंद भी आए, लोगों से बात करना, ज्यादा मीडिया कंट्रोवर्सी में भी नहीं बने। हाँ बिल्कुल, कहीं मीडिया में नहीं है। आपके दर्शकों में पहली बार बता रहा हूं कि ये नाम वहां पर चर्चा में शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको संभावना है, ये संभावना है। हाँ। मैंने कहा कि मुझे गुजरात के एक आरएसएस के अच्छे व्यक्ति ने बताया कि कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये मिलने भी आए थे। मतलब ये कितना सच है कितना झूठ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये आसपास जो अमित शाह के रहते हैं ये कहा जाता है, इसीलिए शायद इनको वहां ले जाया गया था दिल्ली और एमओएस बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी मात्र 9 सीटें जीती थी, उसमें से 1 सीट इनकी भी थी। अब सवाल यह है कि क्या अब दूसरी बार 2019 के बाद दूसरी बार देवेंद्र भाऊ के साथ होगा तो भाऊ का क्या होगा? तो हो सकता है भाऊ को दिल्ली ले जाकर कुछ न कुछ पद दिया जाए, जैसे क्या देखो वापस डेप्यूटी सीएम तो बनेंगे नहीं वो, क्योंकि उनके चेहरे पे लड़ा गया है। हो सकता है केंद्र में ले जाकर उनको अध्यक्ष पद ही बना दिया जाए। अगर वो नहीं होता है तो फिर क्या वो नेपथ्य में चले जाएंगे? क्या कहा जाता है कि अमित शाह जो है किसी को अगर मन से अपने उतार देते हैं, गुजरात में भी देखो कहा जाता है, तो वो फिर से वापस उसको
अपने आंखों के सामने खड़ा देखना चाहते नहीं हो, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उस पर कोई जवाबदारी नहीं डालते हैं। गुजरात में हमने देखा है बहुत सारे नेता जो अमित शाह ने जिनको अपनी नजर से उतार दिया, वो अंत तक एक टिकट मांगते रह गए, लेकिन वो टिकट मिला नहीं। आपको नाम लेकर बताता हूं, IK जाडेजा, इंद्रकर, एक समय के गुजरात के कद्दावर नेता, अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट, और आज देखो नेपथ्य में वो एक सीट बोलो, आपको बता दूं कि 2017 में वो एक सीट मांग रहे थे कि इस बार मुझे लड़ने दीजिए, इस बार मुझे लड़ने दीजिए, अंतिम पारी है मेरी, लेकिन नहीं दिया। क्यों? उनकी वफादारी आनंदीबेन पटेल के साथ में थी। अभी हाल फिलहाल की मैं आपको बात करूं तो वो नाम है प्रदीप सिंह वाघेला। प्रदीप सिंह वाघेला को किस तरह आपको पता है हटाया गया, निकाला गया। प्रदीप सिंह वाघेला फिर से फोटो में दिख रहे हैं अभी भी, लेकिन अमित शाह हैं, वो चाणक्य हैं कि एक बार जिस पर उनका विश्वास खंडित हो जाता है, बाद में उसको लेते नहीं है। उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस के लिए अमित शाह का इसी तरह का मामला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि मुरलीधर मोहोल जो है वो वहां के नए CM हों, ब्राह्मण भी हैं, सब कुछ जब कैटेगरी कहते हैं वो सेट हों, लेकिन नहीं भी हो, इससे भी कोई नया नाम आ सकता है, आप समझिए। लेकिन ये बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने इतना समय लगाया है। पर्ची हो सकता है कि देवेंद्र भाऊ को ही दिया जाए कि आप खोल के दिखाइए, जैसे वहां वसुंधरा राजे को दिया गया था कि आप खोल के दिखाओ, हो सकता है ना ये सब चीजें। देखिए ये बीजेपी का घर है सर, बीजेपी के घर में कुछ भी हो सकता है। राहुल, आकलन करना सर 2014 के बाद से अब पत्रकारों के लिए भी, और नहीं तो गुजरात में भी आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी गुजरात में भी ऐसे ही थे, उनको बहुत मजा आता था पत्रकारों को गलत साबित करने में। जिनका नाम चलता था उन सब का नाम कट जाता था। गुजरात में स्थिति ये थी कि महाराज बोलते थे सब लोग, महाराज हमारा नाम मत चला देना, नहीं तो कहीं नाम कट जाएगा, साहब की नजर में हम आ गए तो अगर आता भी हो तो कहा जाता है कि एक मेयर हुआ करते थे, मोदी साहब के सामने वो सूट बूट में पहुंच गए, मोदी साहब ने ऐसा आंख तरेरा कि उसके बाद वो कभी सूट पहन नहीं पाए। सही बता रहा हूं, उसके बाद वो कभी सूट पहन नहीं पाए, मोदी साहब के सामने वो सूट पहन के चले गए थे। मतलब इस तरह का नेचर है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी भी महाराष्ट्र का जो महाभारत है अभी 2-4 दिन और चलेगा। आपको बता दूं क्या होगा कैसे होगा बात की बातें, लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब नेपथ्य में चले जाएंगे। उनका कोई आदमी हो सकता है डेप्यूटी CM बने, हो सकता है कोई दूसरा मंत्रालय ले ले। वो देखो पूर्व CM तो है ही, उनको प्रोटोकॉल तो मिलेगा ही, लेकिन अब करेंगे क्या? क्या वो केंद्र की राजनीति करेंगे? क्या उद्धव को रिप्लेस कर देंगे वो केंद्र की राजनीति करने के लिए? और बड़ा कुछ होंगे। लेकिन देखियो अजीत दादा पवार को भी पता है कि ये लड़ाई उन्होंने कैसे जीती है और बीजेपी उनको कैसे मदद करके जितवाई है। अपने चाचा का उनको सिंबल दिला दिया, इस तरफ देखिए उद्धव ठाकरे का सिंबल दिला दिया, पार्टी दिला दी, भैया दिला दिया। अब हमारी दया पर हो, आप मजा करो, अब ज्यादा कुछ बोलो मत, जो दें खाओ पियो घूमो फिरो, हमारे निर्णय में टांग अड़ाओ मत, हमको जैसा करना है हम करेंगे। सर मेरा इसी से सर तीसरा सवाल जुड़ा है कि जिस तरह से बीजेपी ने शिंदे को हादसे पे ढकेला है, तो उससे क्या नीतीश कुमार के लिए क्या संदेश होगा? देखिए बहुत बड़ा संदेश, आपने जो सवाल पूछा बिहार का उत्तर भारत का बहुत बड़ा संदेश है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक सर थे, वो बोलते थे भैया आप 100 साल ही जियोगे, इसलिए दूसरे के अनुभव से भी सीखो, जरूर नहीं हर अनुभव खुद करो। जैसे सांप ने आके काटा, ठीक है, तो आदमी मर जाता है जी। आपने देखा कि सांप ने आके काटा, आप मर गए, तो क्या आप मर सकते हैं क्या? उसके सांप कटवाओगे क्या? ये मूर्खामी होगी तो अब ये बात रियलाइज होने लगी। ये बात आप देखो 2 दिन से आप बिहार का डेवलपमेंट देखिए। कल की बात करूं तो कल देखो पूरे उसमें सत्र में नहीं थे तेजस्वी, विरोध ना करना पड़े चाचा का, पलटूराम चाचा का। कल पहुंचे तो उन्होंने इशारे में बातें किया। अब देखो वीडियो है विधानसभा का, बिहार विधानसभा, इशारे पूछ रहे हैं क्यों लेट हुआ, बंडी पेन क्यों नहीं पहना है आपने, ठंडी इतनी लग रही है। तो कौन पूछ सकता है ये, मुझे बताओ आप। सही बात। जिसको लगे कि हित ऐसी है वो उसका, तो वही पूछेगा ना। एक बाप की तरह उन्होंने पूछा कि बाहर कहां घूम रहे थे, क्यों ठंड में कुछ पहने नहीं हो। अब सोचो ये क्या संकेत देता है। और अब देखो तेजस्वी बहुत तल्ख नहीं है, उनके खिलाफ कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं।
राबड़ी देवी ने वहां मांगा मिथिलांचल के लिए, वो उनका अपना अलग राजनीति है, आप समझो। क्योंकि उनको पिछली बार जो मिथिलांचल, जहां यादवपुरा बेल्ट कहा जाता है, यादव बेल्ट, वहां पर उनको कम सीटें वहां से मिली थी, जो मिथिलांचल की उन्होंने अलग से मांग की। तो क्या मिथिलांचल, सीमांचल, ये सब बातें तो होंगी, क्योंकि अब इलेक्शन वहां आ रहा है। लेकिन बात मैं उल बताऊं, पूरा एहसास है नीतीश कुमार को जिस तरह, अब आपकी बिहारी भाषा में या उत्तर प्रदेश की भाषा में कहो, कि जिस तरह एक नाथ शिंदे को झंडू कर दिया गया, तो क्या वो 54 सीट वाले हैं, आप समझो, तो 43 सीट वाले नीतीश कुमार को झंडू क्यों नहीं कर देंगे? सही बात है। देखो, एक बार तो प्रयास हुआ था चिराग पासवान के माध्यम से हटाने का, गिराने का, कमजोर करने का। आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, समझो, उनके और भी वो लोग भी मतलब मजे ले रहे हैं। वो अपने आप को बोलते थे मैं हनुमान हूं क्या बोलते थे? मैं मोदी जी का हनुमान हूं, बोलते हैं ना। अब ये बात की स्ट्राइक जो है वो नीतीश कुमार को हो गई है कि कल उठ के ये लोग ऐसा ही कुछ करते हैं, इसी तरह से मशीनें मैनेज होती हैं। और बीजेपी जब इतने सीट पर आ जाए, देखो बीजेपी का खेल क्या है, देखिए यहां पर एकनाथ शिंदे और वहां पर नीतीश कुमार, दोनों में फर्क कितना है पता है आपको? फर्क इतना है कि यहां पर एकनाथ शिंदे चाहकर भी विरोध पक्ष में जाएं तो सरकार बना सकते नहीं है। वहां पर जो क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार के ये जो एज है, मतलब फायदा ये है कि अगर इसको छोड़कर जाते तो वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, समझे ना? इसलिए अभी वो एज है। लेकिन बीजेपी देखिए, इसलिए बीजेपी वहां ऐसी परिस्थिति कर देगी, इनकी इतनी कम सीटें आ जाएंगी, या हो सकता है भविष्य में ऐसा हो, प्लान हो। मैं जो ये बात कर रहा हूं संभावना बात कर रहा हूं राहुल, समझो, कि इतनी सीटें कम आए कि सामने जाए तब भी सरकार ना बने। जिस तरह यहां पर है, विपक्ष को इतना कम किया, आप मान के चलो कि अभी तक जो शरद पवार बोलते थे कि हमको ईवीएम पर विश्वास है, जब उनका 11 सीट आया तो बोलने लगे नहीं अब ईवीएम की जांच होनी चाहिए। सोचो, जो शरद पवार अभी तक कुछ नहीं बोलते थे ईवीएम को लेकर, कभी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि अभी बोलना पड़ेगा, इसके खिलाफ में आवाज उठानी पड़ेगी, जांच होने की जरूरत है। तो क्या यही खेल वहां नहीं होगा? क्या हो सकता है इनको 43 से 23 कर दिया जाए, 43 से 13 कर दिया जाए, समझो। जो महागठबंधन लोकसभा इलेक्शन में जो सीटें 30 सीटें आई सर, सोचो आप 30 से 32 सीटें लाते हैं, आप विधानसभा में कन्वर्ट करो, वो सब लोग मिनिमम 40-50 सीट के आसपास हैं, सोचिए। और जो लोग 40-50 और 5 महीने में आप 11 आ जाओ, 12 आ जाओ, 20 हो जाओ, तो ये चमत्कार तो बिहार में भी हो सकता है। सही बात है। इस बात से वो सचेत गए होंगे या हो गए हैं। इसलिए हो सकता है कि वहां की राजनीति भी धीरे धीरे टर्नआउट, इस ठंडी में भी, वहां तो ठंड चालू हो गई है, इस ठंडी में भी गर्मी वहां पकड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है कि दिल्ली को भी पता हो कि इस बात से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सचेत हो गए हैं। अब देखो, अब दो ही लोग हैं, एक नायडू बाबू और एक नीतीश बाबू। अभी तक उन दोनों के बैसाखी पे चल रही है, लेकिन क्या महाराष्ट्र जीतने के बाद, लेकिन क्या बिहार और दिल्ली जीतने के बाद वो स्थिति होगी? हो सकता है बदल दी जाए, हो सकता है उनकी पार्टी तोड़ ली जाए। ये सब करने में देखो, बीजेपी स्पष्ट तौर पे मानती है कि सत्ता पाने के लिए जो चीज किया जाए वो सब कुछ जायज है, क्योंकि सत्ता रहेगी तो सब कुछ आप कर पाओगे। और ये राजनीति में गलत मैं मानता नहीं हूं। नैतिकता की दुहाई देने वाली कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, भूतकाल में उनके जो पूर्वज, उन्होंने ये सब किया हुआ है। हाँ, वो थोड़ा शालीनता से करते थे, खुल के नहीं करते थे कि हाँ भाई हम तो करेंगे, हम तो डीडी भेजेंगे। उनकी एक शालीनता थी, परिवारों पर हमला नहीं करते थे, उनके बच्चों को नहीं छूना, उनको विवाद में नहीं लाना, समझो, ये सब होता था। मतलब एक नैतिकता का पालन होता, भाई इससे नीचे नहीं जाएंगे हम, सही बात, ठीक है ना, ये सब होती थी। लेकिन अब ये सब चीजें बीजेपी ने कुछ रखा नहीं। वो चीज की जो आलोचना होती है उसी चीज की होती है। मतलब कुल मिला के ये है कि इससे अगर नीतीश कुमार चाहें तो सीख लें, नहीं तो खुद अपना कीड़ा कटवा लें और राजनीतिक नेपथ्य में जाना हो तो जा सकते हैं, उनको मुबारक। लेकिन ये समझ लो, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हो कहते हैं कि नीतीश कुमार को बगल में बैठा हुआ उनका अंगत व्यक्ति भी नहीं जानता, उनका ये हाथ क्या करता है
ये हाथ को भी नहीं पता अभी वो क्या बोल रहे हैं, दोपहर में क्या बोलेंगे और रात को क्या बोलेंगे और सुबह उसका परिणाम क्या होगा वो कोई जानता नहीं है। मेरा सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सदन की कार्यवाही 2 दिसंबर तक सर स्थगित की गई। इस 4 दिन में कुल 46 मिनट सर कार्यवाही चली सदन की। विपक्ष जिस तरह से अडानी और संबल को उठा रहा है उस मुद्दे को, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है सर, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सदन चलाने की जवाबदारी जो होती है, जो अभी तक मैंने देखी, मैं भी दिल्ली में 2 साल रहा हूँ, मैंने देखा है लोकसभा और ये कैसे चलती हैं राज्यसभाएं। सदन जो है, सदन चलाने की जवाबदारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है। ट्रेजरी बेंच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बेंच। उसकी जवाबदारी होती है, वो नाराज अगर है विपक्ष उसको मनाए, बात करने के लिए उसको लोकसभा में लाए, टेबल पर लाए, चर्चा करे। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। अब समझो, यहाँ जब भी अदानी और संभल का नाम आता है तो खुद ही स्पीकर और सभापति बीच में आ जाए, भाई नहीं बोलना है। सवाल ये उठता है, अदानी कौन है? पहला सवाल यही आएगा ना। हाँ, क्यों सरकार बचाव में आ जाती है? क्या अदानी भारत हैं? क्या अदानी देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या अदानी राष्ट्रपति हैं? क्या अदानी भारत के एम्बेसडर हैं? क्या अदानी भारत सरकार की कोई कंपनी के सीईओ हैं? अदानी क्या है? इसका जवाब न देना पड़े, कहते हैं ना हम आपके हैं कौन, और बाद में बोलते हैं हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो धीरे से सवाल भी तो होता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, तो इसी बात को लेकर सरकार नहीं चाहती है कि ये सब चाहे। आज देखो, राहुल गांधी ने कहा कि सर मुझे बोलना है, क्या नाम लूं मैं। आज उन्होंने बोला, उन्होंने सब बातों पर उठाया। देखो, सबसे बड़ी बात आज देखो लोकसभा से निकल कर, संसद से क्या निकल कर आई है कि सरकार ने क्या किया है। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने पिछले 5 साल में करोड़ों रुपए जो हैं वो धन्ना सेठों के माफ किए हैं। कितना करोड़ रुपया माफ किया है? 9.90 लाख करोड़ जो है वो उद्योगपतियों का माफ किया है। ठीक है, और किसानों को क्या दे रहे हैं? 6,000 रुपया सालाना, यानी 16 रुपए रोज का। किसानों की जब बात हो, अब समझो कहां 9.80 लाख, करीब 10 लाख करोड़ रुपए 5 साल में, यानी हर साल 2 लाख करोड़ आपने उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया। राइट ऑफ बोलते हैं इसको, माफ करना मतलब राइट ऑफ मांडवाड़ किया आपने। लेकिन जब आपको किसानों के एमएसपी के लिए पैसा देना होता है तो आपके पास पैसे होते नहीं है। आपको जब रक्षा बजट में अगर आपको बढ़ाना है तो पैसा नहीं। रक्षा बजट इन द मीन्स जो आपने अग्निवीर जो मतलब बनाए हैं उनके लिए आपको पेंशन की व्यवस्था करनी है या दूसरी सुविधाएं देनी है, तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। किसानों को बीज सस्ता मिले उसके लिए आप सब्सिडी देते हैं, लेकिन बाकी चीजें आप क्या करती है कि वो मार्केट में सही दाम पर लाके बेच सके, उसके लिए सब कर सके, वो व्यवस्था आपके पास नहीं है। आप दावे करते हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया, किसानों के, लेकिन किसानों को जरूरत क्या है? सही बात। आपको ख्याल हो तेलंगाना में किसानों को बिजली जाती है। अब तो आपने महाराष्ट्र में भी घोषणा की है, तो आप यूनिवर्सल कोई नियम क्यों नहीं बना देते हैं पूरे देश के लिए? आप जहां जीतेंगे उसके लिए आप बनाएंगे। अब आपने कहा है महाराष्ट्र में, कैसे आप देंगे वो देखना पड़ेगा ना आपको। किसानों को आप 6,000 दे रहे हैं तो, लेकिन उसकी कोई फसल मंडी तक सही ढंग से आए, उसका योग्य दाम मिले, यही तो किसान चाहते हैं जी। गुजरात में अभी आप चले जाइए तो मूंगफली जो है उसकी जो, और कपास, ये 2 चीजें हैं वो हो रही है। कई जगह से कपास के किसान फरियाद कर रहे हैं कि हमको उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, एमएसपी के हिसाब से दाम नहीं मिल रहे, जो दाम सरकार ने तय किया उसके हिसाब से भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसी फरियादें अलग अलग जगह से आ रही हैं। हो सकता है कि वो ग्रेड के हिसाब, ग्रेडिंग होती है, आपको पता मूंगफली में ग्रेडिंग के हिसाब से भाव कम हो जाता है। लेकिन सबको पता है कि गुजरात में अंत में जो बारिश हुआ था उसमें जो मूंगफली का जो पूरा फसल था वो बर्बाद हो गया था। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार हमको कोई रियायत दे, नुकसान हुआ था, जो क्वालिटी वो बिगड़ी थी, समझो। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि संसद में ये सब आंकड़े बाहर आए, सरकार को बताना पड़े। सरकार चाहती है कि विपक्ष जो बाहर रहे और हम अपने बिल पास करा लें। सरकार सब चीज वो चाहती है जो नियम के तहत होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सरकार को पता है कि अगर सत्ता पक्ष मोदी सरकार को पता है कि अगर ये सब चर्चा होगी तो ऑन रिकॉर्ड होंगी, हम बोल पाएंगे नहीं। अब तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हैं
और सदन और ज्यादा मजबूत है, ईवीएम को लेकर मजबूत है, या मशीनों को लेकर मजबूत है, या जो चुनाव उसको लेकर मजबूत है, या देश में अगर बात अलग अलग जगह पर जो घटनाएं क्रम हो रही हैं उसको लेकर मजबूत है। सवाल कुल मिला के यही है कि जवाबदारी चलाने की सरकार की है, लेकिन सरकार बार बार स्थगित कर दे रही है ताकि चर्चा ना हो। ये कहते हैं कि हंगामा, भाई हंगामा तो आप भी करते थे। मैं आपको बता दूं 2007-8 से लेकर 2009-10 तक दिल्ली में था, यही अडवाणी जी थे, यही मुरली मनोहर जोशी, यही विपक्ष के नेता सदन चलने नहीं देते। कैश फॉर वोट का घटना उस क्रम सामने आया था, सदन चलने नहीं देते थे सर, हंगामा होता था। बावजूद इसके सत्ता पक्ष उनको बुलाता, बातचीत करता, एक निश्चित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाता, भैया ये सभी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप आइए, उन टेबल बैठिए। यहां तो बोलते ही नहीं है ये। आप समझिए कि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा था, किसी बहाने आए तो। बावजूद जब वो नहीं बोल रहे थे तब उन्होंने बाइकआउट के बाद में 2 लाइन बोल दी उन्होंने। आज भी मणिपुर पर नहीं बोल पाते हैं, मणिपुर की हालत खराब है सर, वहां मैतेई, कुकी, जोम्बी, ये सब में वहां समस्याएं हैं, लेकिन उसकी कोई समाधान की बात नहीं। और यही सब चर्चा ना हो, इससे सत्ता पक्ष खुद इसको एडजेंट करा देता है, बंद करा देता है। 46 मिनट चला है, आपने बताया सर, हर मिनट करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वहां के स्टाफ में, बिजली में, भत्ते में, आने जाने ट्रैवल्स में, लॉजिंग में, सब चीज में। किसके पैसे जा रहे हैं? कोई ये नेता अपने अपने घर से कमा के नहीं लाते हैं कि दहेज में लेके नहीं आए, आपके हमारे जो टैक्स का पैसा है उनसे वो सब जो है ये व्यर्थ कर रहे हैं। सब देखो, विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर आएगा, आपको घेरेगा, आपका फर्ज है कि उसमें से आप कैसे बाहर निकले, फ्लोर मैनेजमेंट करें और इस पर चर्चा हो, चाहे देश में ये लगे कि हमारे पास एक रचनात्मक विपक्ष भी है और रचनात्मक सरकार भी है। लेकिन ये सरकार दम्भी है, ये सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है, ये सरकार मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है। सरकार जांच करेगी, सरकार क्या जांच करेगी कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है या नहीं। सरकार जांच ये नहीं करेगी माधवी बुच क्या गड़बड़ी कर रही है, सरकार ये जांच नहीं करेगी कि अदानी कैसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे घपला कर रहे हैं। सरकार ये जांच नहीं करेगी कि अमेरिका में उन पर केस हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ। देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने हिसाब से जांच शुरू कर दी है, लेकिन जम्मू में हिम्मत नहीं है क्योंकि राज्यपाल के कब्जे में, राजस्थान में हिम्मत नहीं है वो कर सके। मतलब कुल मिला के ये बात है कि सरकार वो सब करेगी जो उसके अनुकूल हो, लेकिन जो जनता के अनुकूल हो या विपक्ष अपने को अनुकूल करना चाहे, सवाल पूछना चाहे, उस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब एक तो आंदोलनात्मक कार्यक्रम धीरे धीरे देश में तैयार हो रहा है। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या जो बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, संविधान के हिसाब से सब कुछ चले, वो लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। जैसे ही अगर कोई बड़ा आंदोलन होगा, मैं आपको बता दूं देश भर में लोग रास्ते पर निकल आएंगे। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी मुद्दों पे विस्तार पूर्वक हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।